नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करते हैं सिकंदर की। इतिहास के सबसे मशहूर विजेताओं में से एक सिकंदर। सिकंदर के बारे में भारत में दो कहावतें बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर, और एक कहावत है, भाग्य का सिकंदर। जब किसी को बहुत कुछ मिल जाता है तो कहते हैं कि ये भाग्य का सिकंदर है इसका। तो या कोई बाजी, हारी हुई बाजी जब कोई जीत लेता है तो उसको फिर कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। इस पर एक पिक्चर भी बनी है, जो जीता वही सिकंदर पर। लेकिन दोस्तों, ये कहावत क्यों गढ़ी गई, क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमें ये कहने का कि जो जीता वह सिकंदर? जो जीता वह चंद्रगुप्त क्यों नहीं? जो जीता वह पोरस क्यों नहीं? या भाग्य का पोरस क्यों नहीं? भाग्य का चंद्रगुप्त क्यों नहीं? हम सिकंदर ही क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, और वो कहानी है झेलम की लड़ाई की, जो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की है। ईस्वी पूर्व 326 ईस्वी की बात है। ईस्वी पूर्व 326 ईस्वी में की बात है, जब सिकंदर को यूनान की गद्दी मिली थी। उसने किस तरह से यूनान की गद्दी प्राप्त की, कैसे अपने भाइयों को मारा, अपने पिता को मरवाया, ये अलग कहानी है। बहरहाल हमें ये जानना है कि हमें झेलम पे कंसंट्रेट करना है। तो जब उसको सिकंदर को यूनान की गद्दी मिली, तब उसके अंदर विश्व विजेता बनने का ख्वाब पनपा, सपना देखा उसने कि हमें विश्व विजेता बनना है, और वो चल पड़ा, यूनान से निकला। यूनान उसमें मैसेडोनिया कहलाता था। मैसेडोनिया के अगल बगल के प्रांत को जीतता हुआ उसने पूरा इटली, रोम सब जीत लिया। उसके बाद मध्य एशिया में पहुंचा, पूरे अरब देशों को जीत लिया। जो आजकल जिसे अरब देश कहते हैं, उस समय अरब या इस्लाम नाम की कोई चीज़, कोई धर्म नहीं था, मतलब नोन नहीं था। इतिहास में उसका लेख नहीं है इस्लाम का, तो इसलिए हम इस्लाम की बात नहीं करेंगे। वो पूरा अरब कंट्री, जो आज जिसे हम अरब कंट्री कहते हैं, पूरा जीतते जीतते वो ईरान पहुंचा। और ईरान के राजा दारा, जिसको भारतीय इतिहास में दारियाबह भी कहा जाता है, ईरान के राजा, ईरान के शाह, वहाँ शाह होते थे ईरान में, शाह, उसको दारा को पराजित किया और पूरे ईरान को मिट्टी में मिला दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और ईरान को जीतने के बाद वो पहुंचा भारत की सीमा में। भारत की सीमा उस समय ईरान की सीमा से लगती थी, और आज का अफ़गानिस्तान, जिसमें कई प्रांत थे, काबुल थे, कंधार थे, काम्बोज थे, असमक थे, मत्स्य थे, ये सारे जो प्रांत थे, तो वो भारत की सीमा पर पहुंचा, और उन्होंने एक एक कर इन प्रांतों को जीतना शुरू किया। तो इन प्रांतों को जब वो जीतने लगा तो उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खास करके मत्स्य जनपद के लोगों ने तो सिकंदर का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि सिकंदर के पास समझौता करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। लेकिन उसने समझौते की आड़ में रात में धोखे से मत्स्य पे आक्रमण कर दिया, और तमाम औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबको जो भी मिला सबको काट दिया। ये उसकी क्रूरता की कहानी थी, और क्रूरता की कहानी वो अपने से आगे अपनी कहानी को फैलाते जा रहा था भारत की ओर, ताकि सामने जो आगे आने वाला जो राज्य हो उसकी क्रूरता से डर करके अपने आप सरेंडर कर जाए। बहरहाल इस तरह से उसका असर हुआ, और तक्षशिला, उसमें जो तक्षशिला आज जिसे हम कंधार कहते हैं, कंधार की राजधानी तक्षशिला थी, और तक्षशिला के राजा आम्भिक थे। आम्भिक ने उनकी क्रूरता, सिकंदर की क्रूरता की कहानियों से भयभीत होकर के सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया, और उसका वो बन गया, अधीनस्थ बन गया। और तक्षशिला को अपने बस में करने के बाद, चूँकि तक्षशिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था उस समय के भारत का, और तक्षशिला को जब सिकंदर तक्षशिला राजा को जब अपने मिला लिया, तो उसे लगा कि हम आगे अपना अभियान जारी रख सकते हैं। तब उसने सिंधु नदी के इस, झेलम नदी के इस पार, जो तत्कालीन पंजाब का शासक था पोरस का शासन बहुत दूर तक फैला हुआ था। झेलम, रावी, चिनाब, जो 5 नदियों से बना हुआ पूरा प्रांत पंजाब, और यहाँ तक कि हरियाणा तक पोरस का साम्राज्य फैला हुआ था। तो अब सिकंदर ने पोरस पर आक्रमण करने की सोची। ये 326 ईस्वी के मई महीने की बात है, जब उनकी लड़ाई हुई थी। तो
अब चूँकि सिकंदर झेलम के पश्चिम में था और पोरस का राज्य झेलम के पूरब में था। तो सिकंदर ने लगभग 3 महीने तक झेलम के पश्चिमी तट पे रहकर वो रास्ता तलाशता रहा कि जिस तरह से वो जिससे कि वह झेलम पार कर सके और पोरस की सेना पर आक्रमण कर सके। पोरस इतना शक्तिशाली था अपनी वीरता पर, अपनी सेना पे उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया कि अरे आने दो, सिकंदर ही है, उसको तो एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे, और लाइटली लिया और सिकंदर झेलम को पार करने का रास्ता तलाशता रहा। एक रात पोरस के वो संज्ञान में लाए बगैर वो चुपके से झेलम पार कर गया। झेलम जब पार किया तब पुलिस के गुप्तचरों को पता चला कि सिकंदर झेलम पार कर चुका है। झेलम पार करके जिस स्थान पर वो आया उस स्थान को उसको ग्रीक इतिहासकारों ने हेडेस्पीज कहा है, हेडेस्पीज, और भारत में उसे झेलम नदी की लड़ाई कही है। झेलम नदी के तट की लड़ाई, नदी का तट ही था और उस जगह जब वो झेलम पार कर गया तो पुलिस की सेना ने उसे वहाँ पर घेर लिया। उस समय जब सिकंदर की सेना ने झेलम को पार किया तो उसके पास 50,000 पैदल सैनिक थे और 50,000 पैदल सैनिकों में 11,000 सैनिक आंभिक के थे और 4,000 घुड़सवार थे सिकंदर की सेना में। ठीक, इधर जो पोरस की सेना तैयार तो पहले से थी, तो पोरस की सेना में 20,000 थे पैदल सैनिक और घुड़सवार उस समय नहीं, घुड़सवार की सेना नहीं थी, पैदल 20,000 सैनिक थे और 120 हाथी थे। रथ जरूर थे, हाँ घोड़े भी थे, लेकिन वो 400-500 रथ थे जो राजाओं के लिए, सेनापति जो पोरस जैसे राजा सेनापति आदि के लिए थे। तो मेन जो इनका था, जो लगभग 130, कहीं 130 वर्णन है, कहीं 1000 वर्णन है, 130 से 1000 के बीच इनके हाथी जो गज सेना थी पोरस की। अब लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई शुरू होने के बाद और उसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई तो उसमें जो पोरस की जो गज सेना थी उसने रौंदना शुरू कर दिया सिकंदर के घुड़सवारों को और पैदल सैनिकों को। चूँकि जो सिकंदर के घोड़े थे उधर से आए थे, ईरान के भी पश्चिम से आए थे, यूनान और मकदूनिया के वो घोड़े थे, तो उनको हाथियों से कभी साक्षात्कार नहीं हुआ था, उधर हाथी नहीं होते। तो हाथियों जैसी विशाल जानवर को, हाथी जैसे विशाल जानवर को अपने सामने देखकर उसके घोड़े जो थे भड़कने लगे। और एक तो उनका हाथियों की कदकाठी, ऊपर से हाथी जब चिंघाड़ते थे तो घोड़ों में इतना इरिटेशन लगा कि वो पीछे की ओर भागने लगे। तो जब सिकंदर की सेना ने आक्रमण किया तो सिकंदर की सेना को पोरस की सेना ने अपने हाथी सेना के बल पे पीछे धकेल दिया। यहाँ तक होता क्या था कि जो हाथी पे जो सवार थे सिकंदर की सेना, पोरस की सेना, उनके पास एक 7 फुटा भाला हुआ करता था, 7 फुट का भाला, और उस भाला से जब वो छोड़ते थे ना तो एक साथ सिकंदर की सेना के कई जवान एक ही भाले से मर जाते थे। और दूसरी तरफ सिकंदर के जो पोरस की सेना के जो हाथी थे, वो हाथी सिकंदर की सेना को अपने पैरों से कुचलते भी थे, साथ साथ 1-2 सैनिकों को उठा करके अपनी सूंड से अपने महावत को सौंप देते थे और महावत जो है उसकी गर्दन काट करके उसके नीचे छोड़ देते थे। तो इस तरह से हाथी सेना के बल पे सिकंदर की सेना 4 घंटे के अंदर ही सिकंदर की सेना में पोरस ने कोहराम मचा दिया, पूरा छत विक्षत हो गए। उसके बाद सिकंदर क्रोधित हुआ और अपनी विशेष अंगरक्षकों की टुकड़ी के साथ वो सीधे युद्ध क्षेत्र के बीच में घुस गया जहाँ पोरस और उसके भाई अमर सिंह दोनों लड़ रहे थे। लेकिन उसका ये दौर खाली गया। पोरस के भाई अमर सिंह ने क्या किया, सिकंदर के अपने हाथी के बदौलत सिकंदर के घोड़े को मार गिराया। उसका नाम था बुलफेमस, नाम था उसके सिकंदर के घोड़े का। उसने उसके घोड़े को मार गिराया। घोड़े को मारने के बाद सिकंदर निहत्था होकर के नीचे गिरा और जब नीचे गिरा तो उसका सर पोरस के पैर के पास था। अब उस समय क्या होता है, यहाँ से 2 कथाएं प्रचलित हैं, 2 तरह के इतिहासकारों के 2 मत हैं। पहले हम करते हैं भारतीय इतिहासकारों की बात
अब कहते हैं कि जब वो नीचे गिर गया तो पोरस के पास इतना समय था कि वो उसको मार करके उसका वध कर देते। लेकिन चूंकि भारत में परंपरा रही है कि क्षत्रिय धर्म की कि वो निहत्थे पर वार नहीं करते, इसलिए सिकंदर को जो है जिंदा छोड़ दिया गया। और सिकंदर चूँकि युद्ध हार गया था तो उसने समझौता कर लिया और पोरस को, जो पोरस का राज्य था तो था ही, और बाकी जो उन्होंने भारत का जो भूभाग जीता था वो पोरस को दे करके वो लौट गया। और लौटते समय फिर उसका जो हुआ वो तो आपको जहाँ पता ही है कि मारा गया। युद्ध में आदिवासियों जनजातीय कबीलों ने उसकी हत्या कर दी, या वो बीमार होकर के गया और मर गया। लेकिन यहाँ ग्रीक इतिहासकार का कहना ये है कि ये बात सही है कि पोरस प्रारंभिक लड़ाई के प्रारंभिक अवस्था में पोरस ने सिकंदर को गाड़ी टक्कर दी। लेकिन हुआ क्या कि इसी बीच झमाझम बड़ी तेज बारिश हुई, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई। और इतनी बारिश हुई कि युद्ध के मैदान, चूँकि वो नदी के किनारे लड़ाई हो रही थी, पूरा मैदान दलदली इलाका बन गया। उस दलदली में चूँकि पोरस की सबसे मजबूत ताकत थी उनकी हाथी सेना, हाथी के पैर उसमें धंसने लगे। और दूसरी बात, पोरस के पदार्थ सैनिकों के पास जो धनुष था वो बहुत भारी हुआ करता था और उसको ज़मीन पर रख के, ज़मीन पर टिका कर उसको चलाया जाता था। तो जब वो ज़मीन पर टिकाते थे तो जो धनुष है वो पानी में, दलदली ज़मीन में वो जो है नीचे धंस जाता था। इससे उनका निशाना चूकने लगा। और जब निशाना चूकने लगा और इस बीच सिकंदर ने हाथी सेना को पराजित करने के लिए उसने अपने छोटे छोटे पदाती सैनिक को घुटनों के बल रेंग करके पोरस की सेना में भेज दिया और हाथियों का सूंड काटने लगे, ऐसा कहा जाता है। इस तरह से पोरस के हाथी सेना जो है भड़क गई, जो हाथी भड़क गए और उन्होंने बैकफायर कर दिया, यानी पीछे की ओर घूमना शुरू कर दिया। इस तरह से जो बारिश हुई और उस बारिश के कारण जो युद्ध सिकंदर हार चुका था वो युद्ध वो विनिंग कंडीशन में, यानी जीतने की स्थिति में आ गया। और इस तरह से वो लड़ाई उसने जीत ली। जब वो लड़ाई जीत ली, जीतने के बाद चूँकि पोरस की वीरता से और पोरस भारतीय सैनिकों की वीरता से प्रभावित हुआ था कि उसको लग गया कि हमारे लिए यहाँ रहना और यहाँ शासन करना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने पोरस से पूछा कि तुम्हारे पास क्या सलूक किया जाए तुम्हारे साथ। और पोरस ने कहा कि मैं राजा हूँ और राजा के साथ तुम एक राजा की तरह सलूक करो। और इस तरह से राजा को पोरस को उनका राज्य दे दिया। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप ग्रीक इतिहासकारों की अगर मानते हैं तो लड़ाई का अंत ये हुआ कि बारिश के कारण धुल गया, उसके पोरस की सेना को हार मिली। इसलिए हम कहते हैं भाग्य का सिकंदर। सिकंदर को भाग्य का सिकंदर इसलिए कहा जाता है कि चूँकि हारी हुई लड़ाई थी, एक बारिश के कारण वो जीत गया। और दूसरा इसीलिए ये भी कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि अंत में जीत किसकी हुई? सारी लड़ाई जीतने के बाद अंत में बारिश के कारण पोरस को हार का मुँह देखना पड़ा। तो इसलिए हम सिकंदर के बारे में कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। तो दोस्तों, इतिहास में दो मत हैं, सिकंदर के हारने का भी मत है, सिकंदर के जीतने का भी मत है। तो इन मतों पे हम किस पे यकीन करें? अभी जो नए शोध आए हैं उस नए शोध में ईरान और चीन के इतिहासकारों का मानना है कि उस युद्ध में पोरस की जीत हुई थी। लेकिन अब तक जो मान्य इतिहास की परंपरा है उसमें हम पोरस को हरा हुआ देखते हैं। तो वो अलग विषय है। लेकिन हमने जो जीता वही सिकंदर और जो भाग्य का सिकंदर, दो कहावतें हैं, उस पर हमने आपसे पूरी कहानी बताई है कि झेलम की लड़ाई में किस तरह से पोरस हारा और क्यों इन दोनों कहावतों का अर्थ आज तक हम इस तरह से लगाते आए हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। हम आपको आगे ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आज हमें आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, इतना ज़रूर कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की रोचक कहानियाँ, रोचक इतिहास की जो प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हैं उसके बारे में आपके सामने कंटेंट आता रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।